Hello students, welcome to our channel Commerce Nation Learn with Confidence. मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रेशियो का बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इसके पहले वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं वो आप लोग ज़रूर से पहले देख लें, तब आप इन वीडियोस को देखिएगा। अकाउंटिंग रेशियो का कल पार्ट फर्स्ट हो चुका है, आज ही सेकंड पार्ट है, तो पार्ट फर्स्ट को पहले देख लीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें बेसिक्स कवर किए गए हैं। इन सारे वीडियोस के जो नोट्स है वो आपको हमारे कॉमर्स नेशन के ऐप में अवेलेबल होंगे। कॉमर्स नेशन का खुद का अपना ऐप है, उस ऐप में आपको फ्री में स्टडी मटेरियल 500 प्लस फ्री एमसीक्यूज, नोट्स और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही जो बीएचयू इस बार पेपर कंडक्ट करवाने जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बीएचयू कंडक्ट करवाने जा रहा है, इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज देके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन उसी पैटर्न पे होगा जैसे कि बीएचयू कंडक्ट करवाने जा रहा है। इसमें 10 प्लस टेस्ट सीरीज ऐड हो चुके हैं और हर रोज एक एक टेस्ट सीरीज इसमें ऐड किए जा रहे हैं। प्रीमियम टेस्ट सीरीज का आपको एडिशनल बेनिफिट और भी क्या मिलेगा कि आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे इन एडिशन टू दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, साथ ही आपको हमारे कॉमर्स नेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किए जाएंगे जितने भी प्रीमियम हमारे फ्रेंड्स होंगे। उस कॉमर्स नेशन ऐप पे आपको ऐड करने से, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जो आपके डाउट्स है वो तो क्लियर होंगे ही ऑब्वियसली, और साथ ही उसमें भी हम लोग हर रोज इवनिंग में एक टेस्ट सीरीज ऐड कर रहे हैं 30 क्वेश्चन के एमसीक्यूज। ठीक है, तो उस 30 क्वेश्चन के एमसीक्यूज को भी आप लोग हर रोज अटेम्प्ट करेंगे और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग रेशियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तक और देखा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे इस कौन से 6 to 7 टाइम्स अगर होगा तो ये कंसिडर्ड क्या किया जाता है, अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग का तीसरा रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्टरनेट परफॉर्मेंस रेशियो किसको कहा जाता है, तो परफॉर्मेंस रेशियो किसको कहा जाता है, एक्टिविटी रेशियो को कहा जाता है, या कह ले टर्नओवर रेशियो को। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस रेशियो के हेल्प से हम लोग अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं बिजनेस फर्म के, तो किस रेशियो के हेल्प से हम लोग परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, परफॉर्मेंस रेशियो के हेल्प से। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसको पढ़ देता हूं मैं कि दिस रेशियो इंडिकेट द रैपिडिटी विथ विच द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कंसर्न के पास जितना भी रेवेन्यू अवेलेबल है उसको कितना हम एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो अवेलेबल रिसोर्स को कितना आप एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वही तो आपको परफॉर्मेंस बता रहा है ना। तो इसीलिए तो इसका नाम रखा गया कि परफॉर्मेंस रेशियो, कि रिसोर्सेज को कैसे आप कितना बेस्ट यूटिलाइज करके रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, मतलब कौन कौन से रेशियो के हेल्प से हम अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम लोग कह ले इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू। जो भी इसका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। इस टाइम्स में आने का मतलब क्या होता है वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं कि इस टाइम्स का मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो जो भी टर्म्स फॉर्मूले भी यूज हुए हैं उनको पहले क्लेरिफाई करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आप में से बहुत से फ्रेंड्स को पता भी होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है। और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एवरेज इन्वेंट्री जो यूज हुआ है फॉर्मूले में, उसका मतलब क्या होता है,
उसका मतलब होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय क्या करें 2 से, वही तो एवरेज बताएगा ना ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करने पे। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उनको हम लोग देख ले और इसी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो टाइम्स में आ रहा है तो अब समझ में आया, जैसे मैंने अभी बताया ना कि टाइम्स का मतलब क्या होता है। तो टाइम्स मतलब कि वो बताता है, उसका मतलब ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कितने बार क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब कितने बार हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो सेल्स में चेंज हो रहा है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। तो जितने बार हमारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स में कन्वर्ट होगा, उतना ही बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, बेटर माना जाएगा। तो यानी कि एक बात और भी क्लियर हो रहा है यहाँ से कि टाइम्स जितना ज्यादा आएगा वो आपके परफॉर्मेंस को बेटर बताएगा। वही सेकंड पॉइंट है, देखिए कि हायर द रेशियो बेटर इट इज, मतलब जितना जितना ज्यादा बार हमारा प्रोडक्शन सेल्स में कन्वर्ट होगा उतना ही तो बेटर माना जाएगा ना हमारे परफॉर्मेंस को, वही बात यहाँ पे मेंशन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा है तो वो बेटर है, वो पॉजिटिव रिजल्ट को शो कर रहा है कि वो नेगेटिव रिजल्ट को शो कर रहा है। तो वो पॉजिटिव वे में चल रहा है, मींस इट शो द बेटर रिजल्ट टू द फर्म, पॉजिटिव रिजल्ट टू द फर्म। लो रेशियो रिजल्ट इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट। लो रेशियो मतलब आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो सेल्स में उतना जल्दी कवर नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा, वेयर हाउस चार्ज ज्यादा लगेगा, रेंट ज्यादा लगेगा, स्टॉक की ब्लॉकिंग होगी। अगर स्टॉक की ब्लॉकिंग होगी तो क्या हो जाएगा, गुड्स आपका ऑब्सोलीट हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है ना, साथ साथ अगर गुड्स का ब्लॉकिंग हो रहा है तो उसमें क्या ब्लॉक हो रहा है, आपका फंड भी तो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, पैसा आपने लगा दिया, वो सेल नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। और क्या पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, यूज फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स पॉलिसी ऑफ टू फर्म। दो फर्म के सेल्स पॉलिसी के बीच में अगर हमको कंपैरिजन करना हो तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कि ये किस चीज को, किस एफिशिएंसी को हम एनालाइज करने में हेल्पफुल करता है। तो सेल्स पॉलिसी ऑफ टू फर्म, दो फर्म के सेल्स पॉलिसी को कंपेयर करने में हेल्पफुल करता है और बताता है कि किसका सेल्स पॉलिसी बेटर है इन कंपैरिजन टू दी अदर वन। एक इसमें यूज किया जाता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इसको एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री भी कहते हैं। अनदर नेम मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एवरेज होल्डिंग पीरियड। ठीक है, एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री कैसे आएगा, ये डेज इन ए ईयर मींस 365, एक साल में जितने दिन होते हैं 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो आपका आएगा, सपोज आपका 5 टाइम्स आया आईटीआर या 6 टाइम, उसी को हम लोग रख देंगे डिवाइडेड बाय में। तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज। मतलब ये नंबर ऑफ डेज क्या बता रहा है फ्रेंड्स, कि ये बता रहा है कि एक एवरेज टाइम पीरियड क्या है जिसमें कि आपका स्टॉक एक बार टर्नओवर हो जा रहा है। ठीक है ना, तो वो नंबर ऑफ, एक एवरेज नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब देखते हैं इसमें परफॉर्मेंस रेशियो में सेकंड पॉइंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कह ले इसको क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसमें भी जो आंसर आएगा वो टाइम्स में ही आएगा, जितने भी परफॉर्मेंस रेशियो के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसके जो भी रेशियोज आएंगे, ठीक है, वो हमें किस में एक्सप्रेस करना है, टाइम्स में एक्सप्रेस करना है। और हर टाइम का मतलब अलग होता है, जैसे आईटीआर में टाइम्स का मतलब आपका प्रोडक्शन कितना जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इधर टाइम्स का मतलब कुछ डिफरेंट होगा। देखते हैं इधर टाइम्स का मतलब, देखिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि फॉर्मूले में जो कंपोनेंट यूज हुए हैं उसका मतलब क्या है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, दोनों चीजें आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड नॉट बी डिडक्टेड, मतलब जब भी आप डेटर को ले या ट्रेड रिसीवेबल को ले तो इस फॉर्मूले में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को डिडक्ट नहीं करना है, बुक वैल्यू को लेना है। ठीक है,
इंडिकेट स्पीड विथ विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यही है टाइम्स का मतलब। यहाँ पे टाइम्स का मतलब ये बता रहा है, ये बता रहा है कि आप अपने डेटर से कितना कन्वीनियंटली और कितना जल्दी अमाउंट कलेक्शन कर पाते हैं। हम डेटर को सामान बेचते हैं उधार में, तो हम कितना जल्दी कितना प्रॉम्प्टली उनसे पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से हमको इस चीज का पता चलता है। तो यहाँ टाइम्स का मतलब यही हुआ कि हम कितना जल्दी कवर कर पा रहे हैं पैसे को, रिकवर कर पा रहे हैं पैसे को अपने डेटर से, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। यानी कि जितना जल्दी ज्यादा बार, जितना जल्दी या कह ले जितना ज्यादा टाइम हम कवर कर पाएंगे, उतना हमारे फर्म का परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा, साउंड होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। हायर द रेशियो बेटर इट इज। हर रेशियो का आपको याद रखना है कि कौन सा रेशियो अगर बढ़ेगा तो वो अच्छा होगा, और कौन सा रेशियो घटने पे अच्छा माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा रेशियो इंक्रीज होगा तो वो बेटर माना जाता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सा डिक्रीज होता है तो वो बेटर माना जाता है। हेल्पफुल इन एसेसिंग, देखिए ट्रेड रिसीवेबल रेशियो से हम लोग क्या पता करते हैं, इट इज हेल्पफुल इन एसेसिंग द सेल्स पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, इन पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहला हम लोगों ने पढ़ा था आईटीआर कि दो फर्म के सेल्स पॉलिसी का कंपेयर करता है। यहाँ पे क्या एसेस कर रहा है, यहाँ पे एक मतलब एक ही फर्म के सेल्स पॉलिसी को डिफरेंट डेट में कंपेयर किया जा रहा है। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स कि एक ही फर्म के, ठीक है, सेम फर्म सेल्स पॉलिसी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें भी एवरेज कलेक्शन का बात होगा कि 365 डिवाइडेड बाय जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा वो यहाँ पे रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा कि वो एवरेज नंबर ऑफ डेज जिसमें कि हम डेटर से पैसे कलेक्ट कर ले रहे हैं उतने दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। उसी तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मतलब आप कितना जल्दी अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्द, इसमें भी बात देखिए वही होगा कि जितना जल्दी हम पेमेंट कर पा रहे हैं, जितने ज्यादा बार हम पेमेंट कर पा रहे हैं, तो वो हमारे क्रेडिट वर्दीनेस को क्या प्रेजेंट करेगा, साउंड प्रेजेंट करेगा, अच्छा प्रेजेंट करेगा कि मेरा फर्म टाइमली अपने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो देखिए वही लिखा हुआ है पहले तो फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, आंसर जो आएगा टाइम्स में। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी बोला कि कितना जल्दी आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। इंडिकेट द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज बीइंग ट्रेड पेबल, वही जो मैंने बताया। हायर द रेशियो बेटर इट इज, अभी बताया मैंने कि जितना जल्दी जितना प्रॉम्प्टली आप अपने क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं टाइमली, तो वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस को उतना साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पता करते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड को, डेटा टर्नओवर रेशियो में एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितना जल्दी कलेक्ट हो रहा है पैसा, कितने नंबर ऑफ डेज में पैसे कलेक्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब कितना नंबर ऑफ डेज में आप अपने डेटर का पेमेंट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को किसके मदद से डिटरमाइन किया जाता है, तो इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नेट सेल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेट सेल की बात किया जा रहा है, नेट सेल्स, ग्रॉस सेल नहीं, ठीक है। नेट सेल मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था इसको फंड फ्लो में। वर्किंग कैपिटल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी रिप्रेजेंट द वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी क्या होता है, ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, दिस रेशियो इज ऑफ ए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर करेंट एसेट्स प्ले ए मेजर रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहाँ पे करेंट एसेट्स एक मेजर रोल प्ले करता है सेल्स को क्या करने में, सेल्स से रेवेन्यू जनरेट करने में, मेजर रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है,
साथ साथ वहां के लिए इम्पोर्टेंट है कि जहां करेंट एसेट्स प्ले करते हैं एक मेजर रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। indicate how efficiently working capital has been utilized in making revenue from operation। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा उसका मतलब ये होगा कि आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, मतलब सेल्स के लिए कितना जल्दी, कितना एफिशिएंट वे में, कितना प्रॉम्प्टली आपका वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, जितना वेस्टेज कम होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेवेन्यू जनरेट फर्म को वो भी इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रोटेटेड इन ए प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसी बात को मैंने अदर टर्म्स में लिखा कि वर्किंग कैपिटल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोटेट हो रहा है। हायर द रेशियो एफिशिएंट यूज, अभी बताया मैंने, जितना रेशियो ज्यादा होगा मतलब वर्किंग कैपिटल उतना एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहा है, उतना लॉस कम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा परफॉर्मेंस रेशियो। अब हमारा लास्ट जो रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। क्या मेजर करता है या क्या बताता है ये रेशियो? एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड, मतलब आपका बिजनेस कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है और कितना सक्सेस की तरफ जा रहा है, कितना ग्रोथ की तरफ जा रहा है, वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता लगाया जाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? फॉर्मूले का मतलब तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ताकि आपको अगर इस वे में इस तरीके से आप लोग भी एनालाइज करके हर चीजों को पढ़ेंगे तो वो ज्यादा आपको मेमोराइज रहेंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब ये बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना प्रपोर्शन आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, या कह ले नेट सेल में कितना प्रपोर्शन ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर हम कह ले 100 रुपए का सामान है, 80 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो 20%, 20 हमारा क्या है, 20 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ये सेल्स में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, तो 20%, तो 20% प्रपोर्शन है ग्रॉस प्रॉफिट का इस टोटल सेल में। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो आप लोग को पता होगा कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करने पे आता है। मेजर द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से पता चलता है। ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है, या इसमें से भी मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को शो करता है किस रिलेशन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रिलेशन में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना प्रपोर्शन है। ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एडिक्वेट एनफ। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हायर द रेशियो बेटर इट इज, क्योंकि जितना, क्यों बेटर होगा अगर हाई रेशियो होगा तो? क्योंकि जितना हाई होगा यानी कि सेल्स में उतना प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट आपका ज्यादा है। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा फर्म के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एडिक्वेट इनफ टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लोन, डिविडेंड एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इतना सफिशिएंट होना चाहिए किसी कॉस्ट को, किसी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए, डेप्रिसिएशन को बियर करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करने के लिए, डिविडेंड एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग दो चीजों का बात करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले को देखते क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जो भी कंपोनेंट्स है, फॉर्मूलेज है, ये सभी को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 100 लगाना हर फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब क्या बना, जैसे कि अभी मैंने जो बताया, मतलब उसी बात को आप लोग वीडियो को पॉज करें और मेरे उसी बात को रिपीट करें अपने आप में,
कि तब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्स के मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना प्रोपोर्शन में है या कितने परसेंटेज में है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 100 अगर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और 20 मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि 20% मेरा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को मिला के है 100% पे, मतलब 20% क्या बन गया, यही प्रपोर्शन आपका बन गया। तो 20% 100% में मेरा कितना प्रोपोर्शन है ऑपरेटिंग रेशियो का, 20%। ठीक है, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, वही देखिए लिखा हुआ है कि किस प्रोपोर्शन में एंटरप्राइजेस का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस फ्रेंड्स क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, ऑल दैट एक्सपेंसेस व्हिच incur directly or indirectly in manufacturing the goods, all expenses are related to the operating expenses, means all are related to our business expenses। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, पेंशन देना, सब कुछ आ जाएगा। डेप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मींस द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो याद रखना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, पूछ देता है इसी में से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब हमको पता होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सा है, तभी तो सही आंसर आप टिक लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है कि बिजनेस से होने वाले इनकम, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस इनकम एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, उसी तरीके से ऑपरेटिंग इनकम मींस द इनकम विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। इसका मतलब ट्रेड कमीशन रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये सारे इनकम किस में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग इनकम में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस फॉर्मूले पे यूज करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को क्या? ये जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी हो रहा है उससे हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना कवर हो पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, हम कह ले अगर कि 100 रुपीज मेरा सेल्स है और मेरा 60 रुपीज क्या है, ये सारे खर्चे हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ये क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा कवर हो पा रहा है। तो ये इसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितने हद तक या कितने प्रपोर्शन तक, कितने परसेंटेज तक आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर पा रहा है। ठीक है ना, पूरा कवर कर लिया तो अच्छी बात है, फिर तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। कभी लॉस भी हो जाता है तो लॉस को भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, लो रेशियो बेटर इट इज। देखिए भाई जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस में क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा परफॉर्मेंस बेटर शो करेगा। लो रेशियो बेटर इट इज बिकॉज इट विल लीव हाई मार्जिन। भाई सही बात है कि नहीं फ्रेंड्स, कि जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा, या कह ले कि जितना एक्सपेंसेस कम होगा उतना ही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा। और वो क्या हो जाएगा, फर्म के लिए एक साउंड पोजीशन होगा, साउंड पोजीशन होगा। ठीक है, फर्म को फर्म के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ठीक है, कुछ भी आप कह ले, तो मतलब ऑपरेटिंग रेशियो जब रिड्यूस होगा वो फर्म के लिए बेनिफिशियल है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछता है। मैं अभी भी इसके पहले भी आपको नोटिफाई किया कि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन सा रेशियो इंक्रीज होगा
तो बेटर होगा फर्म के लिए, कौन सा रेशियो डिक्रीज होगा तो फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो अभी हमको दिखने में आया कि ये अगर रिड्यूस होगा तो फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब क्यों बेनिफिशियल होगा, इसका मतलब कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा हो जा रहा है, एक्सपेंसेस कम हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो थर्ड कंपोनेंट है प्रॉफिटेबिलिटी का। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूले को देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब फ्रेंड अभी बताया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस एक्सपेंसेस, एंड जस्ट लाइक दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मींस द प्रॉफिट व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब मींस द प्रॉफिट व्हिच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा कैसे, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट से जो भी आपको सेल्स से पैसे रिसीव हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स को हटाया तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप अपने सिर्फ बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मींस दैट क्या फ्रेंड्स कि क्रॉस प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सिर्फ घटाएंगे और ऑपरेटिंग इनकम को जब आप ऐड करेंगे, मींस बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस घटेंगे और बिजनेस रिलेटेड इनकम ही आपके जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना। इसका एक और फॉर्मूला भी क्या है उसको भी ध्यान में रख लेना है, सब कुछ सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इसी बीच में से कि ऑपरेटिंग इनकम क्या करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो पता चला कि एक तो फॉर्मूला हम बता दिया, अगर मान लीजिए आपको इस फॉर्मूले में जो कंपोनेंट है उसमें से पूछ दिया, देखिए उसमें से कैसे पूछेगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछ देगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट लिया जाता है वो बिफोर टैक्स होता है कि आफ्टर टैक्स होता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जब हम करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आया फ्रेंड्स क्या बात कर रहा है कि ये तो ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम बात करेंगे तो हम सीधे वे में चलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को इंक्लूड कर देंगे। लेकिन जब हम ऑपोजिट वे में चलेंगे, मतलब जब नेट प्रॉफिट दिया है और नेट प्रॉफिट से हमको पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब तो हमको रिवर्स वे में चलना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हायर द रेशियो बेटर इट इज, सही बात है कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा ज्यादा होगा वो फर्म के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फर्म अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या कमा रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, हायर रिटर्न कमा रहा है। और जितना आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पैसे ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर पाएंगे तभी आप अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी पेमेंट कर पाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए इसके पहले मैंने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो को, तो देखिए दोनों जो होता है ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताता है हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग रेशियो बताता है हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होता है। कैसे फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बात करूं कि 100% ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला मिला के है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों मिला के आपको प्रेजेंट किया जा रहा है और मैं आपको अगर क्वेश्चन ये दे दूं कि सपोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर 83%, देन व्हाट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पूछा जा सकता है वन लाइनर में फ्रेंड्स क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो मैंने क्या एग्जांपल कहा कि 100% मान लेते हैं कि मेरा टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आया है, और मैं अगर कह दूं कि इसमें आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 83% है, तो इस 100% में 83%, इस 100% में अगर 83% आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बता दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, मीन्स 17% इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आया, 100% में से 83% लेस करेंगे, ये दोनों इंटर रिलेटेड हुए। अब अगर आप 83% प्लस 17% जोड़ दिए तो 100% इट शोज दी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको
क्या जनरेट हुआ। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके जो 100% आया उसमें से 83% आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, 17% आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ते हैं, फोर्थ कंपोनेंट है फ्रेंड्स ये। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंडरलाइन करिए इसको या मार्क कर लीजिए, आप स्टार बना लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जरूरत होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो में जो ये नेट प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इन नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट मीन्स, तो नेट प्रॉफिट मीन्स it is the profit after deducting tax divided by revenue from operation multiplied by 100. Net profit is equal to, पता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्सेस। ठीक है, जब हम सारे अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, सारे अपने अदर इनकम्स को ऐड कर देंगे, टैक्स जो देना है टैक्स दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको समझ में आता है फ्रेंड्स कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस जो इन प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं तरीके से इनडायरेक्ट वे में हेल्प करता है सेल होने के लिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस द ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस एनी एक्सीडेंटल लॉसेस जस्ट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ, फायर लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है ना, तो उन सारे लॉस को भी लेस कर देंगे। मेजर द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्नड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सही बात है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप कितना परसेंट नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इंक्रीज इन रेशियो शोज इंप्रूवमेंट। भाई कोई भी प्रॉफिट हो, वेदर इट इज योर नेट प्रॉफिट, वेदर इट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब ये इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट कोई भी इंक्रीज करे वो फर्म के लिए क्या होगा, वो फर्म के लिए बेनिफिशियल ही होगा। फर्म का पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है, फर्म का साउंडनेस पोजीशन वो शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो लास्ट कंपोनेंट है इसका परफॉर्मेंस रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और इसी के साथ आपका अकाउंटिंग रेशियो खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताए हैं उसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये एफएसए खत्म होने के बाद अभी आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूरे एफएसए के करवाए जाएंगे और वो भी मैं बहुत जल्द आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते एक बार फिफ्थ कंपोनेंट को भी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है और इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम यील्ड ऑन कैपिटल भी है। सारे अल्टरनेट नाम को फ्रेंड्स याद रखना है, पूछ देता है कि इसका अल्टरनेट नाम क्या है। क्या बताता है, रिफ्लेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपके फर्म के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिविडेंड। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, इसको अगर शॉर्टकट में कहे तो NPBIT मींस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये शॉर्टकट में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि याद रहे आपको। तो पूछ देता है ये क्वेश्चन कि नेट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें जो नेट प्रॉफिट रहता है उसका मतलब क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट जो रहता है इसमें ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग एनी टैक्स, बिफोर चार्जिंग डिविडेंड रहता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब फ्रेंड्स टोटल कैपिटल विच इज अवेलेबल टू द फर्म इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपने कैपिटल को कहाँ कहाँ से एम्प्लॉय किया है, कहाँ कहाँ से रेस किया है, उसमें कितना शेयर होल्डर फंड है और कितना आपका आउटसाइडर फंड है। और ये जो फंड इसमें होते हैं दोनों ही, इसमें कौन से फंड होते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है ना, देखिए इसमें शेयर होल्डर फंड
प्लस नॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इस शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कल डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड जो पढ़ा था, उसी में मैंने शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं उनको बताया था। उसी शेयर होल्डर फंड को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी मीन्स द लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा फ्रेंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है आपको कि नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। पूछा जाता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, क्या ऐड करने पे, तो क्या ऐड करने पे, तो दोनों याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट कर सकता है, आपको कहीं से भी घुमा सकता है, तो जहां से भी घुमा सकता है सब कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। Non-current assets means our long-term assets. It include both our tangible as well as our intangible assets. साथ ही साथ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एडवांसेस जो फर्म ने दूसरे को प्रोवाइड किया है, वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल बार बार पढ़ते आ रहे हैं, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों के लिए मेंशन किया है। ये पूछा तो बहुत ज्यादा नहीं गया है, बहुत कम बार इसको देखा गया है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही रेयर वे में, जब भी मतलब थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट बनाना हो पेपर तब पूछा गया है। तो फिर भी पढ़ ले, क्यों छोड़े, जब क्वेश्चन आ ही चुका है तो उस पॉइंट को भी हम क्यों छोड़े, मे बी इस बार आने का चांस हो। और जो क्वेश्चन कम रिपीट हुआ है अभी तक, मतलब कम बार देखे गए हैं, वही क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होता है करंट सेशन में आने का। तो क्यों छोड़े, 2 ही 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, पढ़ लेते हैं उसको। देखिए, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है, फॉर मेकिंग कंपैरिजन विद दैट ऑफ सम सिलेक्टेड फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड फर्म का कंपैरिजन अगर करना हो, क्या कहा फ्रेंड्स मैंने कि एक ही इंडस्ट्री में अगर कुछ सिलेक्टेड फर्म को लेके हमको कंपैरिजन करना हो कि कौन सा फर्म बेटर वे में चल रहा है और कौन से फर्म का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का यूज करेंगे। मेकिंग एनालिसिस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस सेम पॉइंट ऑफ टाइम में ही एनालाइज करता है रिजल्ट्स को। प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस लिए है, तो उसका कंक्लूजन प्रोवाइड करता है और उस कंक्लूजन से आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म को लेकर जब कंपेयर करना हो तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस सेम पॉइंट ऑफ टाइम में कंपेयर करता है, एक कंक्लूसिव एविडेंस प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस ये क्या करता है, मेकिंग एनालिसिस ऑफ सेम फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये देखिए, एक सेम टाइम पीरियड में सेम पॉइंट ऑफ टाइम में जब कंपेयर करना हो तो क्रॉस सेक्शनल, ठीक है ना। और टाइम सीरीज बात ही है टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम मीन्स समय, समय यानी कि एक समय से दूसरे समय में क्या अंतर है, ठीक है ना। कंपैरिजन टू 2019 2020 आज के डेट में क्या रिजल्ट मेरा आ रहा है, ठीक है। तो जब टाइम मतलब डिफरेंट डेट, 2 डिफरेंट डेट्स को लेके कंपेयर करना, क्रॉस मतलब एक ही डेट में डिफरेंट फर्म को लेके कंपेयर करना, ठीक है ना। डिफरेंट फर्म को लेके एक ही डेट में, एक फर्म को लेके डिफरेंट डेट में, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है फ्रेंड्स। बोथ हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस को दोनों को हम लोग एक साथ भी यूज कर सकते हैं फर्म के बेटर परफॉर्मेंस के एवेल्यूएशन के लिए। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आप एक ही को एनालाइज करके कर सकते हैं, हम एक दोनों एनालिसिस को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। और एक साथ अगर एनालाइज करें तो और ज्यादा आपको बेटर एवोल्यूशन होगा फर्म के परफॉर्मेंस का, और बेटर रिजल्ट आप फर्म के लिए क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पूरा फुल कोर्स फ्रेंड्स। तो इसके प्रीवियस में जितने भी वीडियो अपलोड किए जा चुके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, उन सबके साथ, उन सबको आप लोग पढ़िए, उन सबके साथ आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं, और इस वीडियो को भी आप देखे समझे, और जो भी हमने आज डिस्कस किया उसको आप लोग
समझिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में क्लियर करिए, बताइए, हमको क्लियर करेंगे हम सभी एक्सपर्ट्स टीम जो है। और इसके साथ ही हम लोगों के जो पर्सनल नंबर दिए गए हैं फैकल्टीज के, उस नंबर पे भी आप 24/7 कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कभी भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हम फैकल्टीज को मोटिवेशन मिलता है। और परफॉर्मेंस को अपने एनालाइज करने के लिए फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज को जल्द से जल्द परचेस करके प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दीजिए। और 2000 जो एमसीक्यूज है वो भी आपको जो फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रीमियम टेस्ट सीरीज के साथ, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ क्वेश्चन उसमें प्रोजेक्टेड है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन प्रोजेक्टेड है जो कि इस बार आ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए और टॉपिक के साथ।